सौरभ रस्तोगी अपनी पत्नी शैली के साथ बरेली के फतेहगंज पश्चिमी थाना क्षेत्र के माली मोहल्ले में रहा करता था। उसका अपना घर था जिसके ग्राउंड फ्लोर पर उसकी ज्वेलरी की दुकान थी। टॉप फ्लोर पर उसका रहने का कमरा था। सौरभ के नौकर विनोद फतेहगंज से लगभग 2 किलोमीटर दूरी पर खिरका गांव में रहता था। वह ड्यूटी के बाद रोजाना अपने घर को चला जाता था। 3 मई 2014 की सुबह 9 बजे विनोद सौरभ रस्तोगी के ज्वेलरी शॉप पर पहुंचा और सड़क पर खड़े होकर उसने सौरभ को आवाज लगाई, लेकिन ऊपर से कोई जवाब नहीं आई। जबकि प्रत्येक दिन उसकी आवाज सुनते ही सौरभ बाहर के तरफ देखता और उसे देखकर दुकान खोलने के लिए चाबियां नीचे गिरा देता। दुकान के बगल से ही ऊपर को जाने के लिए सीढ़ी थी जिसमें आगे की ओर चैनल लगा था और उसके पीछे शटर और चैनल दोनों हमेशा अंदर से लॉक रहते थे। शटर को थोड़ा खुला देख विनोद आश्चर्यचकित हो गया, क्योंकि सौरभ अगर सामने की दुकान पर चाय पीने भी जाता था तो शटर को लॉक करके ही जाता था। विनोद ने सौरभ के बारे में पड़ोस में पूछा तो कुछ पता नहीं चल सका। उसने कुछ गड़बड़ होने की शंका वाली बात पड़ोसी को बताई तो उसने ऊपर जाकर देखने को सलाह दी। विनोद पूरा शटर खोलकर सीढ़ियों के रास्ते फर्स्ट फ्लोर से होते हुए जब दूसरे माले पर पहुंचा तो सौरभ को हाथ पैर बंधे हुए पड़े देखा। उसे उस पोजीशन में देखकर ही लग रहा था कि वह जिंदा तो नहीं है। विनोद घबराकर तुरंत वापस लौट आया। नीचे आकर उसने पड़ोसियों से आंखों देखी हाल बयान किया। उसकी बात सुनकर थोड़ी ही देर में अगल बगल के लोग जमा हो गए। पुलिस चौकी पास में ही थी। विनोद ने इस मामले की सूचना पुलिस चौकी में दे दी। चौकी इंचार्ज ने बिना देरी किए थाना फतेहगंज पश्चिमी को सूचना भेज दी। 15 मिनट में ही थाने के इंस्पेक्टर पुलिस टीम के साथ घटना स्थल पर पहुंच गए। पुलिस मकान के दूसरे तल पर पहुंची तो घर का सारा सामान अस्त व्यस्त पड़ा मिला। सौरभ की हत्या कर दी गई थी और उसकी लाश बिस्तर पर पड़ी थी। उसकी कनपट्टी पर गोली लगने का निशान था, साथ ही गर्दन पर भी घाव था। ऐसा लग रहा था जैसे गोली कनपट्टी पर लगने के बाद गर्दन से होती हुई बाहर निकली हो। गर्दन पर किसी तेज धार चीज से काटे जाने का भी निशान था और गला कसे जाने का भी निशान साफ साफ नजर आ रहा था। इसका मतलब हत्यारे सौरभ को तो किसी भी हालत में जिंदा नहीं छोड़ना चाहते थे। थाना प्रभारी ने घटना की सूचना अपने उच्च अधिकारियों को दे दी। सूचना पाकर कुछ ही देर में बरेली के एसएसपी और सीओ मीरगंज भी फोरेंसिक टीम एक्सपर्ट टीम के साथ वहां पहुंच गए। एक्सपर्ट की टीम घटना स्थल से सबूत जुटाने में लग गई। टीम द्वारा अपना काम पूरा कर लिए जाने के बाद अधिकारियों ने घटना स्थल का निरीक्षण किया। करीब 20 गज के फ्लैट में बने उस मकान के फर्स्ट फ्लोर पर किचन और बाथरूम के अलावा एक दीवान पड़ा था। यहीं पर सौरभ की दुकान का लॉकर था जिसमें वह ग्राहकों द्वारा गिरवी रखे जाने वाले गहने और पैसा रखता था। सेकंड फ्लोर पर बना कमरा सौरभ का बेडरूम था, जबकि तीसरे और आखिरी फ्लोर पर टॉयलेट था। जिस बेडरूम में सौरभ की हत्या की गई थी वह काफी छोटा कमरा था। एक बेड और एक टेबल के अलावा वहाँ एक अलमारी रखी थी। इतने सामान से ही पूरा कमरा भर चुका था। कमरे में रखी अलमारी खुली पड़ी थी और उसका सामान बाहर निकला पड़ा था। अलमारी का लॉकर खुला था और बिल्कुल खाली था। अलमारी और लॉकर के लॉक टूटे हुए थे। कमरे में टूटी हुई चूड़ियां भी पड़ी थी। कांच का गिलास भी मेज के पास टूटा पड़ा था। गिलास के कांच का एक टुकड़ा खून से सना हुआ था। इसी बीच खबर पाकर बरेली से सौरभ के पिता सुनील रस्तोगी तथा अन्य परिवार के सदस्य वहां आ गए।
उनसे पूछताछ करने पर पता चला कि बीते 2 मई को सौरभ अकेला था। उसकी पत्नी शैली 2 मई की सुबह नोएडा चली गई थी। उस दिन शुक्रवार होने की वजह से बाजार की साप्ताहिक बंदी थी। सुबह पत्नी को गाड़ी में बैठाने के बाद सौरभ अपनी नानी के अंतिम संस्कार में बछला गया था। उसकी नानी की मौत भी 2 मई की सुबह हो गई थी। नानी की अंत्येष्टि में वह गया तो था, लेकिन घर वालों के रोकने के बावजूद जल्दी चला आया था। घटना स्थल के निरीक्षण और पूछताछ के बाद यह नतीजा निकला कि इस घटना को योजनाबद्ध तरीके से अंजाम दिया गया था। हत्यारियों को यह बात भली भांति पता थी कि सौरभ घर पर अकेले हैं, इसीलिए घटना को अंजाम देने के लिए 2 मई की रात चुनी गई। हालात बता रहे थे कि घर के अंदर दाखिल होने वाले को सौरभ अच्छी तरह जानता था, क्योंकि कोई भी बाहर से घर के अंदर तब तक दाखिल नहीं हो सकता था जब तक अंदर मौजूद व्यक्ति ताला न खोले। बाहर से ताला खोलना किसी भी तरह संभव नहीं था। सीढ़ियों के पास शटर लगा था जिसमें अंदर से ताला पड़ा हुआ था। फिर सीढ़ियां चढ़ने के बाद एक दरवाजा था, वह भी अंदर से बंद रहता था। यदि किसी ने दरवाजा तोड़ने का प्रयास किया होता तो निशान जरूर मिलते। दरवाजों पर लगी कुंडियां सही सलामत थी। इस बात का मतलब था कि सौरभ ने ही अपने किसी पहचान के व्यक्ति को देखकर दरवाजे खोले होंगे और उसे ऊपर ले गया होगा। रात 9 बजे सौरभ ने विनोद को फोन करके बुलाया था, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से वह नहीं आ सका था। इसके बाद ही किसी समय सौरभ की हत्या की गई थी। पुलिस अधिकारियों ने गहन जांच पड़ताल करने के बाद करीब 1 बजे सौरभ की लाश पोस्टमार्टम के लिए बरेली स्थित मोर्चरी भेज दी। मौके पर मिले सौरभ के मोबाइल को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया। घटना स्थल से पुलिस ने 2 बुलेट भी बरामद किए। सौरभ के पिता सुनील रुस्तोगी की लिखित तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात लोगों के विरुद्ध धारा 394 और 302 के तहत मुकदमा दर्ज करा दिया। पुलिस ने सौरभ के मोबाइल नंबर की सीडीआर निकलवाई तो पता चला कि घटना वाली रात उसने लास्ट कॉल अपनी पत्नी शैली को की थी। उससे पहले उसने 9 बजे विनोद से बात की थी। इन दोनों कॉल से पहले सौरभ की बात एक अनजान नंबर पर भी हुई थी। उस नंबर पर उस दिन भी और उसके पहले दिन भी कई बार देर तक बातें की गई थी। पुलिस ने उस नंबर के बारे में विनोद से पूछा तो उसने बताया कि वह नंबर बरेली के थाना बहेड़ी के अंतर्गत आने वाले गांव जुआ जवाहरपुर की रहने वाली पूजा शर्मा का है। विनोद को उसके बारे में इसलिए जानकारी थी क्योंकि सौरभ ने उसे भेजकर कई बार पूजा का मोबाइल रिचार्ज करवाया था। इससे पुलिस को यह मामला अवैध संबंध का लगने लगा। पुलिस ने पूजा के घर पर गिरफ्तारी के लिए छापा मारी, पर वह नहीं मिली। वहां के लोगों से मालूम हुआ कि 19 अप्रैल 2014 को अपने आशिक राकेश गंगवार के साथ वह भाग गई है। राकेश पड़ोस के गांव मोहम्मदपुर का रहने वाला था। राकेश और पूजा का एक साथ भागना और पूजा का सौरभ से बराबर बात करना इस बात की ओर इशारा करता था कि शायद उन दोनों के द्वारा ही मिलकर सौरभ की हत्या करके लूट को अंजाम दिया गया था। पुलिस ने उन्हें तुरंत गिरफ्तार करने के लिए मुखबिरों को सुराग रस्सी और पतारसी के काम पर लगा दिया। 7 मई की दोपहर को एक मुखबिर से इंस्पेक्टर देवेश सिंह को इंफॉर्मेशन मिलती है कि पूजा अपने आशिक राकेश के साथ इज्जत नगर रेलवे स्टेशन पर खड़ी है। यह खबर मिलते ही उन्होंने तुरंत वहां जाकर दोनों को पकड़ लिया। दोनों को थाने लाकर कड़ाई से पूछताछ की गई तो उन्होंने सारा सच उगल दिया और बताया कि पूजा थाना क्षेत्र
बड़हेरी के गांव जुआ जवाहरपुर की रहने वाली रामवीर की बेटी थी। रामवीर खेती का काम करते थे। उसकी अपनी पत्नी कमला से आए दिन झगड़ा होता रहता था, जो कि कभी कभार खतरनाक रूप अख्तियार कर लेता था। वाद विवाद का वजह था कमला का अति महत्वाकांक्षा का होना। उसे अपनी चादर के हिसाब से पैर पसारना नहीं आता था। उसके हाथ में जितना पैसा आता था वह घर की जिम्मेदारियों के बजाय खुद को सजने संवरने में खर्च कर देती थी। 3 बच्चों की मां होने के बावजूद कमला को साजो श्रृंगार में रहना पसंद था। इसी वजह से उसके खर्चे ज्यादा बढ़े हुए थे। उसकी फिजूल खर्ची को लेकर पति पत्नी में रोज झगड़ा होता रहता था। इस सब से आजिज आकर रामवीर ने कमला को तलाक दे दिया। तलाक के बाद वह अपने बच्चों के साथ अपने मायके बरेली के ही गांव मोहम्मदपुर आ गई। लेकिन जवान बेटी को घर में बैठे देख कमला के पिता भाग दौड़ करके उसकी दूसरी शादी करवा दी। शादी के बाद कमला बच्चों के साथ अपनी इस नई ससुराल में रहने लगी। समय गुजरता गया और कमला की बेटी पूजा जवान हो गई। वह बरेली के विशाल कन्या डिग्री कॉलेज से BA सेकेंड ईयर की पढ़ाई कर रही थी। पूजा अपनी मां कमला से इसलिए नाराज रहती थी क्योंकि उसने दूसरा विवाह कर लिया था। इसी बात को लेकर माँ बेटी में अक्सर झगड़ा हो जाता था। कमला अपनी झगड़ालू बेटी से कम ही बात करती थी। पूजा के गुस्सैल स्वभाव से कमला काफी डरी डरी सी रहती थी। पूजा भी अपनी माँ पर गई थी। उसके भी काफी बड़े बड़े सपने थे जिन्हें पूरा करने के लिए वह सही गलत का परवाह नहीं करती थी। पूजा का अपनी ननिहाल मोहम्मदपुर को जाना आना लगा रहता था। एक दिन वहीं पर उसकी मुलाकात राकेश कुमार गंगवार से हो गई। राकेश के पिता होरीलाल भी खेती किसानी करते थे। राकेश का पूजा की ननिहाल में आना जाना था। पूजा के ननिहाल में रहते राकेश का आना जाना कुछ ज्यादा ही होने लगा था। जब भी वह आता उसकी नजरें पूजा पर ही टिकी रहती। पूजा भी नासमझ तो नहीं थी कि उसकी नजरों को नहीं समझ पाती। वह उसके दिल की बात बखूबी समझती थी। मोहब्बत की आग जब दोनों ओर लगी हो तो एक दूसरे के करीब आने में समय नहीं लगता। धीरे धीरे पूजा राकेश के साथ घुलती गई। वक्त के साथ दोनों ने अपने अपने प्यार का इजहार कर दिया। इसके बाद दोनों छिप छिपा कर एक दूसरे से मिलने लगे। जीवन भर एक दूसरे का साथ निभाने का सपना लिए दोनों ने जल्दी ही अपने बीच की सारी दूरियां भी मिटा दी। राकेश और पूजा जहां इसके रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ रहे थे, वहीं उन दोनों को प्यार का किस्सा गांव वालों से छिप ही न रह सकी। जल्द ही इस बारे में दोनों के घर वालों को भी पता चल ही गया। राकेश और पूजा के प्यार के किस्से कहानी सुन सुनकर दोनों के परिजन आजीज आ गए थे। इसी को ध्यान में रखकर राकेश के परिवार वालों ने उसका विवाह बरेली के नवाबगंज कस्बे के एक अच्छे परिवार में तय कर दिया। वहीं पूजा के पिता भूपराम ने भी बेटी की शादी मीरगंज थाना क्षेत्र के गांव धनेली में पक्की कर दी। इससे पूजा को अपने अरमान और ख्वाब छिन्न भिन्न होते हुए नजर आए। वह राकेश पर गांव छोड़कर भागने का दबाव बनाने लगी, लेकिन राकेश इसके लिए तैयार नहीं था। इस पर पूजा ने उसे बलात्कार के आरोप में जेल की हवा खिलाने की धमकी दे डाली, तो उसे पूजा की बात माननी पड़ गई। 20 अप्रैल 2014 को पूजा की शादी होने वाली थी, लेकिन एक दिन पहले ही 19 अप्रैल 2014 को वह राकेश के साथ फरार हो गई। राकेश पूजा के साथ अपने मामा ओम प्रकाश के घर जा पहुंचा, जो बरेली के थाना देवरिया क्षेत्र के गांव जमुनिया में रहते थे। वहीं पर दोनों ने शादी कर लिया, लेकिन शादी के बाद की जिंदगी की अच्छी शुरुआत के लिए पैसों की जरूरत तो पड़नी थी। पूजा ने इसके लिए पहले से ही एक प्लान बना रखी थी।
उसने अपनी प्लान राकेश को बताई तो उसे पूजा के प्लान अच्छी लगी। हुआ यूं था कि पूजा की दूर के रिश्ते की एक नानी थी जो सौरभ की दुकान पर अक्सर खरीदारी करने जाती रहती थी। वह चूंकि काफी पुरानी ग्राहक थी, इसीलिए सौरभ उसका ध्यान रखता था। एक बार पूजा भी अपनी नानी के साथ सौरभ की दुकान पर गई। नानी ने उसका परिचय सौरभ से कराकर कहा कि कभी यह कुछ खरीदने आए तो उसे उचित दाम पर ही ज्वेलरी दे देना। पहली ही मुलाकात में सौरभ पूजा के दिलो दिमाग में चढ़ गया। वह अक्सर उसकी दुकान पर जाने लगी। एक दिन वह शाम के वक्त सौरभ की दुकान पर पहुंची तो वह दुकान बंद कर रहा था। सौरभ उसे ऊपर अपने मकान में ले गया और पत्नी शैली से मिलवाया। बेडरूम में बिठाकर उसने शैली से अपनी ज्वेलरी पूजा को दिखाने को कहा जो उसने हाल ही में बनवाई थी। दरअसल सौरभ सोच रहा था कि शैली की ज्वेलरी देखकर शायद पूजा को डिजाइन पसंद आ जाए और वह वैसे ही डिजाइन की ज्वेलरी देखकर पूजा की आंखें भी चौंधी आ गई। ज्वेलरी की वजन और कीमत की सोचकर उसके मन में लालच आ गया। उस दिन पूजा वहां से वापस तो लौट आई, लेकिन उसकी आंखों के सामने वही ज्वेलरी नाचती रही। इसके बाद उसने सौरभ से मुलाकातें बढ़ा दी। मुलाकातें बढ़ी तो दोनों ने एक दूसरे को अपने मोबाइल नंबर दे दिए। इसके बाद दोनों की बातें होने लगी। पूजा को अपनी तरफ खींचता देख सौरभ खुश था, उसका भी मन बहक गया। धीरे धीरे स्थिति यहाँ तक आ गई कि सौरभ अपने नौकर विनोद को भेजकर पूजा का मोबाइल भी रिचार्ज करवाने लगा। राकेश के साथ भागने और शादी करने के बाद जब अच्छी जिंदगी के लिए पैसे की जरूरत महसूस हुई तो पूजा ने राकेश के साथ मिलकर सौरभ को लूटने की योजना बना डाली। इसके लिए उसने मर्दों की कमजोरी वाला रास्ता इख्तियार किया और सौरभ से खुलकर प्रेम भरी बातें करने लगी। एक साथ तन्हा समय बिताने की बात हुई तो सौरभ ने मौके की तलाश शुरू कर दी। सौरभ की पत्नी शैली किसी महिला रोग से पीड़ित थी। डॉक्टर ऑपरेशन का सलाह दिए थे। उसी ऑपरेशन के लिए नोएडा जाना था। सौरभ को पूजा से एकांत में मिलने के लिए सही मौका लगा। इसके लिए उसे ऐसा इंतजाम करना था कि उसे शैली के साथ न जाना पड़े। इसके लिए उसने काम का बहाना बनाकर शैली को अपने नौकर जंग बहादुर की पत्नी के साथ नोएडा जाने के लिए मना लिया। 2 मई 2014 को सुबह सौरभ शैली को नौकर की पत्नी के साथ लेकर बरेली जंक्शन गया और 6:30 बजे दिल्ली जाने वाली आला हजरत एक्सप्रेस से उसे दिल्ली भेज दिया। वहां से उसे नोएडा जाना था। पत्नी को भेजने के बाद सौरभ ने 8 बजे सुबह फोन करके पूजा को मिलने के लिए बुला लिया। उस दिन शुक्रवार था और शुक्रवार को मार्केट की साप्ताहिक छुट्टी रहती थी, इसलिए उस दिन दुकान खोलने की भी मजबूरी नहीं थी। प्रोग्राम के हिसाब से सब कुछ ठीक था, लेकिन तभी सौरभ को नानी की मौत का समाचार मिला। मजबूरी थी, इसीलिए न चाहते हुए उसे बेमन से कछला जाना पड़ा, जहां उसकी नानी की अंत्येष्टि होनी थी। वहां पर भी पूजा ने उसे 3-4 बार फोन किया। पूजा से एकांत में मिलने की तमन्ना और सौरभ के सिर चढ़कर बोल रही थी। अंत्येष्टि के बाद जब वह जाने लगा तो घर वालों और रिश्तेदारों ने उसे रोकने की काफी कोशिश की, लेकिन वह नहीं रुका। शाम लगभग 6:30 बजे तक वह अपने घर पहुंच ही गया। उसने घर पहुंचने की खबर पूजा को दे दी। इसके बाद पूजा राकेश के साथ बाइक पर बैठकर सौरभ के घर के लिए चल दी। बाइक राकेश के मामा ओम प्रकाश की थी। रात 8 बजे वह सौरभ के मकान से कुछ दूरी पर उतर गई और सौरभ के घर की तरफ चल दी। राकेश वहीं मार्केट में घूमने लगा। इसी बीच उसने शराब भी पिया। नशे की हालत में उसने बाइक एक स्थानीय पत्रकार अनवर खान की बाइक से भिड़ा दी। इस पर दोनों में काफी बहस हुई। राकेश अपनी बाइक वही खड़ी करके वहां से चला गया। पत्रकार अनवर खान ने फतेहगंज थाने को सूचना दी, जिसके बाद थाने के सिपाही वहां पहुंचे और राकेश की क्षतिग्रस्त बाइक को उठवाकर थाने ले गए। दूसरी ओर पूजा और सौरभ के घर पहुंची तो सौरभ ने खुद आकर शटर खोला, उसे अपने साथ दूसरी मंजिल पर बने अपने बेडरूम में ले गया। कुछ देर दोनों के बीच बातें होती रही।
फिर सौरभ 2 गिलास और फ्रिज से फ्रूटी की बोतल निकाल कर ले आया। उसने फ्रूटी मेज पर रख दी। पूजा फ्रूटी की बोतल उठाकर दोनों गिलासों में पलटने लगी। इसी बीच सौरभ टॉप फ्लोर पर टॉयलेट चला गया। पूजा ने मौका का फायदा उठाकर अपने पर्स में रखे नशे की 2 टैबलेट का पिसा पाउडर निकाला और सौरभ के गिलास में डालकर मिला दिया। जब सौरभ टॉयलेट से वापस आया तो पूजा ने एक गिलास उसे देकर दूसरा गिलास अपने होंठों से लगा लिया और सिप सिप करके पीने लगी। सौरभ फ्रूटी पीते हुए टीवी खोलकर उस पर प्रोग्राम सेट करने लगा। करीब 20 मिनट बाद सौरभ बेहोश होकर बेड पर लुढ़क गया। की तरफ लाकर अपने दुपट्टे से बांध दिए। साथ ही उसने सौरभ के पैर भी उसकी शर्ट से बांध दिए। इसके बाद राकेश ने अलमारी की चाबी मांगी तो सौरभ ने देने से इनकार कर दिया। इस पर राकेश ने उसे डराने के लिए तमंचे से कई हवाई फायर किया। उसने एक बार फिर चाबी मांगी लेकिन सौरभ ने चाबी देने से फिर मना कर दिया। इस पर राकेश को गुस्सा आ गया और उसने सौरभ की कंधपट्टी पर तमंचे की नाल रखकर गोली मार दी, जो कि गर्दन के पार होते हुए बाहर निकल गई। सौरभ ने उठने की कोशिश की लेकिन हाथ पैर बंधे होने के कारण वह गिर पड़ा, जिससे मेज पर रखा फ्रूटी का गिलास टूट गया। उसी गिलास के टूटे कांच के राकेश ने सौरभ की गर्दन काटी। उसके बाद उसने बेल्ट से उसका गला कस दिया, जिससे सौरभ की मौत हो गई। सौरभ को मौत के घाट उतार कर राकेश और पूजा ने अलमारी का लॉक तोड़ा और उसके अंदर बनी छोटी तिजोरी का लॉक भी तोड़कर उसमें से रखी 650 ग्राम ज्वेलरी और लगभग 4000 रुपये निकाल दिए। यह सब करते करते रात का 1 बज गया था। काम हो गया तो दोनों वहां से निकल आए। राकेश ने बाहर आकर अपनी बाइक ढूंढी लेकिन बाइक नहीं मिली। बाइक सिपाही थाने ले गए थे। राकेश ने बैंक्वेट हॉल के बाहर खड़ी एक बाइक में अपनी चाबी लगाई तो वह स्टार्ट हो गई। उसी बाइक पर बैठकर दोनों वहां से निकल गए। राकेश के बहन बहनोई बरेली के भोजीपुरा थाने के चौपारा गांव में रहते थे। राकेश पूजा को साथ लेकर रात 3 बजे अपनी बहन के घर पहुंच गया। 2 दिन दोनों वहीं रुके रहे। इसी बीच राकेश ने अपने घर जाकर लूटी गई ज्वेलरी और रुपये भैंसों के बाड़े में चारा रखने वाली नाद के नीचे जमीन में छिपा दिया। लूट का माल ठिकाने लगाकर वह अपनी बहन के घर आ गया। फिर 5 मई 2014 को दोनों नैनीताल चले गए। 7 मई को दोनों वापस बरेली आए। इज्जतनगर रेलवे स्टेशन से वे बाहर आकर खड़े ही हुए थे कि फतेहगंज पश्चिमी थाने के इंस्पेक्टर देवेश सिंह ने अपनी पुलिस टीम के साथ वहां पहुंचकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने राकेश की निशानदेही पर चुराई गई 6.5 ग्राम ज्वेलरी और 4000 रुपये भी बरामद कर लिए। हत्या में प्रयुक्त बाइक पुलिस पहले ही बरामद कर चुकी थी। आवश्यक लिखा पढ़ी के बाद दोनों को सीजीएम की अदालत में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया था।